यहाँ से अभी आवाज आई, छा गया बीड़ू। आपके लिए थी ओम। अच्छा, मैं आपको ओम बुलाऊं कि कनू बुलाऊं? कनू। ओके, तो शुरुआत कनू से करें। कनू, आप इतने छोटे बच्चे हो और आपने मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी और उसमें ऐसा भी लिख दिया कि आपकी माँ के साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? कितनी बड़ी बात है ये, डर नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपको बोला गया था? वो चिट्ठी याद है आपको जो आपने लिखी थी? हाँ, याद है मुझे चिट्ठी। बताओगे, सुनाओगे? हाँ। मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, मैं सरगम का बेटा कन्हैया, आप मुझे प्यार से कनू बुला सकते हैं। मेरी बस्ती में किसी के घर में टॉयलेट नहीं है। घर में क्या, पूरी बस्ती में ही नहीं है। हम सबको बाहर जाना पड़ता है, कभी पाइप के, कभी ट्रेन की पटरी पे। होली के दिन बस्ती के साइनाथ ने मेरी माँ के साथ बहुत गंदी बात की और कुछ लोगों ने तो उनका रेप भी किया जब वो टॉयलेट गई थी। अम्मा जब भी बाहर जाती है मुझे बहुत डर लगता है। माँ की ऐसी हालत देख के मैं बहुत रोया था। अब आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके घर पे तो बड़ा टॉयलेट होगा। अगर आपके घर पे टॉयलेट नहीं होता और आपकी माँ के साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? आप बस मेरी माँ के लिए एक टॉयलेट बना दीजिए। बड़ा होके कमाऊँगा तो आपके सब पैसे लौटा दूँगा। मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं। मैं गांधीनगर का कन्हैया। थैंक यू। इस चिट्ठी से ही पता चल गया कि फिल्म का थीम क्या है। मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर राकेश जी, सबको समझ आ रहा है कि टॉयलेट पर फिल्म है और जो ओपन डेफिकेशन करने जाती हैं फीमेल्स, उनके साथ रेप जैसी घटनाएं होती हैं। लोगों के मन में सवाल आता है कि ऐसी फिल्म जैसे कि शौचालय पर हो, वो पहले भी बन चुकी है और डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। इस फिल्म में ऐसा क्या अलग है जो आप अब कहेंगे लोगों को कि मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर देखने के लिए आप आएँ? जाहिर है, अगर फिल्म का टाइटल हो मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर तो आपको लगेगा कोई राजनीतिक फिल्म है। प्राइम मिनिस्टर का शब्द यूज़ हो रहा है, दैट इज़ अ पॉलिटिकल फिल्म। एक्चुअली दैट इज़ नॉट। चिट्ठी में बच्चा बोलता है कि मेरी माँ के लिए टॉयलेट बना दो, इट्स नॉट अ टॉयलेट फिल्म। मेन ये है कि वो कहता है कि जब होली की रात को बाहर गए उनके साथ बलात्कार हुआ। जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वहाँ भी विमेन सेफ है नहीं। यू नो, more rapes in my research are committed on women who are living in the slums and who go to public toilets as such. Even they are not safe there. So कहानी हमारी ये मानसिकता की है, जिस नज़र से हम महिलाओं को देखते हैं। It's also, जब भी हम झुग्गी झोपड़ी की बात करते हैं, हम नाक सिकुड़ लेते हैं, हम अपनी गर्दन घुमा लेते हैं। ये जो प्रिविलेज क्लास है, दे फील वेरी एंटाइटल्ड। मतलब वेल्थ क्रिएट कर लिया तो आपको एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाता है। सो जो देश का गरीब है वो वहीं का वहीं है, लोअर मिडिल क्लास वहीं की वहीं है, अमीर अमीर होती जा रही है। सारे पॉलिटिशियंस सब लोग उनकी जेब में हैं, ऐसा सुनने में आता है, हैं कि नहीं मैं बोल नहीं सकता। बट इस सब में मेरी कोशिश यही थी कि जब अधिकतम देश गरीबी से गुजर रहा हो या फिर प्रोवाइडेड ना हो तो आप उनकी लाइफ कैसी होगी, ये स्लम्स में लाइफ कैसी होती है झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में। तो जाके जब देखा तो वहाँ तो सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ था, सेलिब्रेशन ऑफ स्ट्रगल्स था। लोग को जितना सुख हो दुख हो वो उसमें हंसते ही थे। अंजलि, आप हैं वो सरगम जिनके लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, ओम ने। आप उनकी वो माँ बनी हैं। आपको जब ये स्क्रिप्ट पता चले कि इट्स अबाउट अ फीमेल जो जिसका एक बच्चा है और जब वो बाहर जाती है टॉयलेट के लिए, शी गेट्स रेप्ड, आई थिंक ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको पहले भी आपने सुना तो होगा ही, क्योंकि ज़्यादातर ये कहा जाता है कि
सबसे ज़्यादा रेप अगर महिलाओं के साथ होते हैं तो वो वी आवर्स में होते हैं, सुबह के टाइम या फिर बहुत लेट नाइट जब वो बाहर जाती हैं शौच के लिए। क्या आपको ये लगा एक बार के लिए कि बहुत अच्छी सोशल इशू की फिल्म है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये लगा कि सोचिए हम 21वीं सदी में हैं और अभी भी हम ऐसी फिल्मों के लिए सोशल इशू उसको समझ के फिल्म बना रहे हैं, जबकि आज की डेट में हमें ओपन डेफिकेशन फ्री सोसाइटी मिली होनी चाहिए थी? बिल्कुल, आप जो प्रश्न का जो लास्ट वाला हिस्सा है वो है कि हम 21वीं सदी में हैं और क्या इस पे फिल्म बननी चाहिए, मगर ये प्रॉब्लम्स हैं, विमेन सेफ्टी की प्रॉब्लम है। मैं आज एक एक्टर हूँ, एक सो कॉल्ड सेलिब्रिटी का टैग है, मगर फिर भी जब मैं लोकल्स में ट्रैवल करती हूँ, जब मैं रात को घूमती हूँ, तभी मुझे पता है कि मैं कौन से कपड़े पहनूँ, कैसे कपड़े पहनूँ। बहुत सारी पाबंदियाँ हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे इश्यूज़ है, जेंडर इनइक्वालिटी का इशू है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स तो हैं और हम उन्हें जी रहे हैं। तो उन पे कहानी बनना, उन प्रॉब्लम्स को फिल्मों में उनका रिप्रेजेंटेशन होना, आई थिंक इट्स अ नीड ऑफ दिस टाइम, क्योंकि सभी लोग अवेयर हो रहे हैं, बहुत एक्सपोजर मिल रहा है चीज़ों का। दुनिया बहुत छोटी सी हो गई है और भारत में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं और मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे मुद्दों पे बात भी करता है। आपका रिलेशनशिप ओम के साथ फिल्म में तो क्योंकि मदर वाला है, लेकिन सेट्स पर क्या था? मतलब वो आपको दीदी बुलाना चाहता है और ही कॉल्स यू बाय योर नेम, या फिर आप बिल्कुल फ्रेंडली जैसे हैं, या फिर मदरली ही ट्रीट करता है? बताना जरा कनू। डांटती थी मेरे को बहुत, हाँ, डांटती भी थी। प्यारे से बच्चे को डांट पड़ती थी? नहीं, इतने प्यारे से बच्चे को डांट पड़ती थी? प्यारे सेट मेकिंग के वीडियोस देखिए आप, ये सब प्रैंकस्टर गैंग ऑफ प्रैंकस्टर्स थे। हाँ, हर रोज दिन में प्रैंक करते थे, बिल्कुल प्रैंक करते थे। लेकिन हम प्यारे से बच्चे थे। झूठ, बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। मोबाइल पे गेम नहीं खेलने को देता था ये, मुझे बहुत झपटना पड़ता था। डायरेक्टर को पूरी तरह से इन्होंने हाईजैक करके रखा था, क्योंकि फोन मेरा था। तो डायरेक्टर से सेट पे ही हमें छुप छुप के मिलना पड़ता था, क्योंकि हमारे डायरेक्टर हैं बोल के ये सब लोग पूरी तरह से घेर लेते थे सर को। So yes, there was a lot of fights and Between you and him? Between me and him, of Oh my course. God. And Tough task और for the director director. को, मतलब सर को तो yeah. But the coming back to the relationship of Sargam and Kanu, so it is a relationship of friendship, दोस्ती की कहानी है ये। माँ बेटे तो है ही, मगर सरगम 17 साल की थी जब उसे कनू उसने कंसीव किया। तो ये एक यंग मदर है जिसका अपने बेटे के साथ 8 साल का बच्चा है और उसी के साथ वो कहता भी है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो आप ही से शादी करूंगा। एग्जैक्टली। तो ये गाना भी गाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह एंजॉय भी करते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स है। और कहीं भी सरगम कन्हैया को छोटे बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करती है, वो उसे एक इक्वल की तरह ट्रीट करती है और उसकी सारी क्वेश्चंस का, सारी क्वेरीज का अपने लेवल पे अपने तरीके से उसको जवाब देने की हमेशा कोशिश करती है। बैक साइड पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, स्टूडेंट्स प्लीज बी अ लिटिल अटेंटिव। नीतीश वाधवा, आपने जो फिल्म में जब काम किया, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कभी कभार, क्योंकि जैसा सोशल सब्जेक्ट है वो, सोशल इश्यूज पर हम ऐसी फिल्मों में काम करके 10 चीज़ें नहीं सीख जाते हैं। इस फिल्म में आपने ऐसी कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा सीखी जो आपको फिल्म करने से पहले कभी पता ही नहीं थी? अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा होता आ रहा था। जी, सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी, हम लोग घाटकोपर में मुंबई में शूट कर रहे थे एंड वो जो है एक हिल पर एक जगह खंडूबा। तो जब हम वहाँ पहुँचे, बस्तियों में, स्लम्स में निकल के ऊपर पहुँचे और एक तो हमारे क्योंकि वो इतना ऊपर था तो हम वी डिडंट हैव एनी वैनिटी वैन्स। हम उन्हीं लोगों के बीच, उन्हीं के घरों में हम लोगों ने अपना मेक शिफ्ट कॉस्ट्यूम चेंज, मेकअप, एवरीथिंग सब वहीं होता था। और वहाँ पे लोगों के घरों में हमने देखा कि लोगों के पास टाटा स्काई है, डिश टीवी है
और काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, बट उनके घर में टॉयलेट नहीं है. सो दैट केम एज अ शॉक टू मी बिकॉज आई डेंट नो दिस बिफोर द फिल्म कि वो लोग अफोर्ड कर सकते थे, वो मेंटालिटी में नहीं था क्योंकि हाँ, डिश मतलब- टीवी है. हाँ, हाँ. और मतलब मेंटालिटी की भी बात नहीं है, दे ऑल वांट टॉयलेट्स ऑब्वियसली, बट उनकी आई थिंक कुछ मजबूरियां ऐसी हैं, वहाँ पे डिस्प्यूटेड लैंड्स हैं और इश्यूज हैं अलग से, जिसकी वजह से वो लोग नहीं कर पाते वो. राकेश जी, मैंने एक बार आपका एक इंटरव्यू में ये पढ़ा था कि आपने कहा था कि रंग दे बसंती, जिसको आज भी हम कल्ट फिल्म बोलते हैं और आज भी हम देख लें तो हम कहते हैं वो कितनी रेलिवेंट है, आज भी हम देखें तो. और आपने कहा था कि मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि रंग दे बसंती आज रेलिवेंट होना बंद हो जाए. उस दिन मुझे लगेगा कि हाँ, हम एक बहुत बेटर सोसाइटी में रह रहे हैं. आपने एकदम सही बात बोलकर भी एक जो एक नेगेटिविटी है सोसाइटी की और जो इतने सालों से चली आ रही है उसको आपने एक्सेप्ट किया. वाई डू यू थिंक कि अभी भी रंग दे बसंती बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है और जो कि गलत है? कंप्लीटली इरेलीवेंट होनी चाहिए. आई थिंक रंग दे बसंती में मैंने अपनी तरफ उंगली उठाई थी और एक देश में करप्शन का स्कैंडल था. 2000 करोड़ का करप्शन हुआ था मिग के पार्ट्स के साथ, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी, सब इन्वॉल्व थे और यंग पायलट गिर रहे थे और क्रैशेस हो रहे थे. तो उस पर बहुत गुस्सा आया और तो क्या करें, तो ये बनता था कि डिफेंस मिनिस्टर को गोली से उड़ा दें, जो हमने फिल्म में किया. तो सबके मन में यही आ रहा था. और क्योंकि मैं एयरफोर्स स्कूल से हूँ, मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि आज अगर भगत सिंह होता तो उसके लिए जनरल डायर, उसके लिए सॉन्डर्स कौन होता? यही होता ना. तो मैं उस थिंकिंग से आया था आगे. बट मेरे को हमेशा क्या लगता जरूरत है रंग दे बसंती 2 बनाने की अब? नहीं, ये मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर वही है. इसका नाम अलग है, रंग दे बसंती नहीं है, बट बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है. आप देखेंगे, आई थिंक लड़कियां ये बात महसूस करेंगे, अगर आप रेप विक्टिम हैं तो आपके साथ फिजिकल वायलेशन नहीं होता, एक साइकोलॉजिकली भी आप डैमेज हो जाते हैं लाइफ के लिए. बट आउट हियर आप देखेंगे कि इवन दो सरगम गोज थ्रू अ रेप, शी ओवरकम्स इट. वो छोड़ने वालों में से नहीं है उसका लड़का, चाहे प्राइम मिनिस्टर का दरवाज़ा भी खटकाना पड़े, नॉट फॉर जस्टिस, वो फील करवाना चाहता है. तो जब हमारी सोसाइटी सेंसिटाइज हो जाएगी मुद्दों को लेके, फील करना शुरू करेगी, 90% काम तो वहाँ हो गया ना. फिर लॉ एंड ऑर्डर तो सुधर जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है. हाउ उनका किरदार है नीतीश का, पप्पू पांडे का, बहुत प्यार करता है सरगम से, एंड शी इज़ अ सिंगल मदर, बट बहुत शाय भी है. कभी बोलने की हिम्मत नहीं होती. बोलने की हिम्मत कब होती है? आफ्टर शी गेट्स रेप्ड. मतलब द एक्सेप्टेंस, द रिहैबिलिटेशन, द लव वी हैव टू गिव अ रेप विक्टिम इज, you'll understand. And Sargam is a fighter. She gets, if you go through ऐसा हादसा आपके साथ आधी रात को हुआ है, बट सुबह आधे घंटे के लिए पानी आता है, आपको वो बाल्टी भरनी है. बच्चे को भूख लगती है उस रात को, यू हैव जस्ट कम बैक वायलेटेड, बट उसको भूखा थोड़ी सोने देंगे, उसके लिए खिचड़ी बनानी है. सो लाइफ कैरीज ऑन, लाइफ कैरीज ऑन. तो ये देखने का मैंने क्या सीखा इस्लाम में, कि लोग लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, अपने सुख दुख को सेलिब्रेट करते हैं. ये अमीर लोगों का है उंगलियां उठाना और बोलना. ये लोग जूझते हैं लाइफ से. जो भाग में मिल्खा सिंह ने किया, भले ही माँ बाप का साया उठ गया सर से, पैर में पहनने के जूते नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. हाँ, यहाँ पे सरगम के साथ इतना हो जाता है जो किसी के साथ ना हो, फिर भी वो जिंदगी को छोड़ती नहीं. तो बहुत प्यारी लाइन है गुलजार भाई की कि जिंदगी घसीटेगी तो तगड़ा भी तो होगा. क्या खूब. ओम, आपको अपना सबसे फेवरेट डायलॉग फिल्म का कौन सा लगा? सबसे फेवरेट? हाँ, बोल के भी सुनाना पड़ेगा. इसकी शक्ल पे ही शरारत है, पता है. आई रियली अग्री विद यू. चेहरे से ही शरारती है वो. चलो, हाँ. ये लो. ये क्या है? कॉन्डम. कहाँ मिला? किसने दिया?
किसने दिया? ईवा मैडम ने बोला बांट दो। प्रसाद है जो बांट दो। पता भी है ये क्या है? कॉन्डम। माँ, ये कॉन्डम क्या करती है? माँ, ये कॉन्डम क्या करती है? चाय की छलनी पता है? हाँ। कॉन्डम भी एक छलनी की तरह है जो बच्चे पैदा करने से रोक देती है। अच्छा, रुको देखता हूँ। अरे चल अभी भाग, अभी तभी पधारना जब कुकर की सीटी सुनाई देगी। बाप रे, इतनी सेट पे भी टेंशन नहीं होती थी मुझे जब जितनी अभी हो रही है। तो इनका रिश्ता ऐसा है कि सरगम भले ही बहुत बड़े कॉलेज में नहीं गई हो आप लोगों जैसे, उसके दिमाग में ये नहीं डाला गया कि जब तक डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं मिलेगी। शी इज़ नॉट स्टडीड फॉर जॉब सिक्योरिटी, दैट्स अनदर सब्जेक्ट मैम जिस पे काम करना पड़ेगा, जो एजुकेशन का मामला है। बट वो अपने बच्चे को ज़िंदगी पढ़ा रही है, उसको दूर नहीं रख रही। अगर वो आके एक NGO वर्कर ने उसको कॉन्डम दिए बांटने के लिए कि एक बांटेगा तो 1 रुपया मिलेगा, तो वो अपनी माँ को भी बांटता है ना, और वो समझाती है इसका मतलब क्या है। सो वी हैव टू ब्रिंग दैट, शोज व्हाट अ वंडरफुल मदर सन रिलेशनशिप इट। बट सब इंटरेस्टिंगली है, आप फिल्म में हंस हंस के पागल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको रुलाएगी भी फिल्म। आपकी सब फिल्मों की यही खासियत होती है, हंसाती भी है, रुलाती भी है, सोचने पर मजबूर कर देती है और फिर कभी छोड़कर नहीं जाती। सालों साल हमारे साथ चलती है। लाइफ की रियलिटी वही है कि लाइफ हमें हंसाती भी और रुलाती भी। ओम, मैंने देखा कि आपने एक चैलेंज दिया था रणवीर सिंह को, याद है ना, रैप का। जरा वो रैप तो दिखा दो। हाँ, थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाले मोड में। अच्छा, वो हाथ हिलाना है ना उसको, तो इसलिए उसको माइक का प्रॉब्लम हो रहा है। मैं भी धारावी, तू भी धारावी, तेरी गली में मैं, मेरी गली में तू, मेरी गली में तू। हुई है गंदी बात मेरी गली में, क्या तू देगा मेरा साथ मेरी गली में? हुई है गंदी बात मेरी गली में, क्या तू देगा मेरा साथ मेरी गली में? प्लीज। बहुत हार्ड। थैंक यू। ये क्या प्रमोशनल था या फिर ये इसने अपने आप से कुछ हाँ जी, बनाया? ये प्रमोशनल सब था या इन्होंने फिर खुद किया है, ये सब खुद किया है इन्होंने? करते रहते हैं। और आजकल सोशल नेटवर्क इतना है, मेरे ख्याल से सारे जर्नलिस्ट को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि हर कोई जर्नलिस्ट बन चुका है। जिसके बाद ट्विटर हैंडल है, दे थिंक देयर आर जर्नलिस्ट। और बेटर जर्नलिज्म भी कर रहे हैं कई लोग। बेटर गुड तो वो तो जजमेंट बात की बात है, बट नाउ दे रिकॉर्डेड इट, दे वेंट टू द स्लम्स, दे डिड ऑन अ फोन एंड दे पोस्टेड इट। आपने शुरुआत की थी अमिताभ बच्चन से, फिर आप धीरे धीरे एकदम एज नीचे होती चली गई और अब इतने छोटे बच्चे के साथ आपने काम किया। हाउ डिफिकल्ट इट वॉज इट डिफिकल्ट टू हैंडल अमिताभ बच्चन और इट वॉज डिफिकल्ट टू हैंडल हिम? मी। आई कैन अंडरस्टैंड। जब अमित जी के साथ काम किया तो उसमें उनका या वहीदा रहमान के साथ भी काम किया, दो बहुत सीनियर एक्टर हैं, या ओमपुरी जी के साथ या आमिर खान के साथ। तो मैंने हमेशा उनमें उनका बचपन ही ढूंढा है। मेरे हर एक शॉट में यही कोशिश रही है कि इनके अंदर का मुझे जो बचपन है वो मिले, तब जाके आप खुलते हैं। नहीं तो आपकी एक्टिंग ऐसी ही रहती है, बंद सी लगता है, एक्टिंग कर रहे हैं, स्टाइल मार रहा है, हीरो बन रहा है, मज़ा नहीं आता, अपनापन आता नहीं। तो यहाँ तो रेडीमेड बचपन था तो ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। स्कूल में भी सब हीरो वीरो बुला रहे होंगे नहीं? प्राइमरी में होता था, अब तो सब डांटते हैं। सब डांटते, हीरो को डांटते हैं लोग? नई टीचर है ना, पता नहीं होता। हीरोइन वीरोइन मिली कि नहीं मिली स्कूल में? क्या? हीरोइन वगैरह मिली कि नहीं मिली स्कूल में? हीरोइन? हाँ, नहीं मिली। मम्मी को देख रहे हैं। ओके, चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अंजलि, आप स्किन कलर को लेकर आप बहुत वोकल रही हैं कि स्किन कलर को लेकर कि बॉलीवुड में हो या फिर कहीं पर भी आपको कैसे जज किया जाता है? क्या वो रोल्स में भी डिपेंड करता है कि आपको कैसा रोल मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर स्किन कलर? फेयर गोज विद द एलीट और द रिच, और जो स्किन कलर डार्क एंड डस्की है वो उसको मिलेगा एक अलग किस्म का रोल।
जो कि इकोनॉमिकली वीकर होगा. हैव यू फेल्ट दैट? Yes, that's something. Now I like in the beginning शायद शुरुआत में मुझे बहुत गुस्सा आता था और दुख भी होता था कि क्यों. और जब मैं ड्रामा स्कूल में थी तब भी कि अरे तू तो काली है, तो ऐसे टाइप के कमेंट्स जोक्स मारते थे सीनियर्स. और तब से कहीं ना कहीं ये एक था कि नो यू हैव शार्प फीचर्स बट यू आर डस्की बट यू हैव शार्प फीचर्स. तो ऐसे सेकंड प्राइज की तरह आपको बोलते थे कि you are a different beauty, it's a different kind of a beauty. तो तब से मैं ये सोचती रही हूँ कि what is beauty actually, what is beauty? Every single person is beautiful and somewhere I found it myself. मैं खुद ही जो गुलजार सर की लाइन है, ज़िंदगी ने यहाँ वहाँ थपेड़े बहुत मारे और थोड़ा थोड़ा ज़िंदगी ने तगड़ा बना दिया. तो ब्यूटी के अपने खुद के मायने हैं. मैंने जब भी ऐसे रोल्स आए तो एक पॉइंट के बाद मुझे पता चला कि ओके दिस इज़ गोइंग लाइक पीपल आर गोइंग टू स्टीरियोटाइप मी. सो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई डिडंट वर्क. मेरे पास पैसे भी नहीं थे, काम भी नहीं था. आई वाज टोटली ब्रोक. आई हैड नो मनी टू पे द रेंट एंड इट्स एग्जैक्टली आफ्टर आई गॉट द नेशनल अवार्ड. सो नेशनल अवार्ड के बाद भी आई वॉज स्टीरियोटाइप्ड कि अच्छा ये इंटेंस एक्ट्रेस है, उसको ऐसे ही टाइप के रोल मिलेंगे. सो वी इन जनरल, वी एज सोसाइटी, वी एज पीपल टेंड टू पुट थिंग्स इनटू कैटेगरीज और फिर हम झगड़ते रहते हैं उन कैटेगरीज के अगेंस्ट में. सो ऑल आई हैव ट्राइड टू डू इज़ फाइट with people, with myself, to not get into the category. And it's not just about color, it's about size, it's about shape, it's about your preference, what kind of clothes you want to wear, what kind of people you want to hang out with, what kind of opinion you want to have. तो मैं अगर if I'm following some people, if I'm following some kind of music that doesn't put me in a particular तो शायद ये हमेशा से एक फ्रीडम की, एक लिबरेशन की तलाश रही है. आप जब आई थी तो हम लोगों ने देख के बोला था कि बिल्कुल स्मिता पाटिल जैसी लगती हैं. तो आप सोचिए कि आप जितनी इतनी सारी बातें कर रही हैं, स्मिता पाटिल उस ज़माने में, एंड एवरीवन नोज हाउ ब्यूटीफुल शी वाज. I think you are a beautiful person. Thank you so much. And I think thank you. All I want to say is I have gone through a lot of difficulties in my life. Color की वजह से मैं जैसे दिखती हूँ, मैं ad के auditions में जाती थी शुरुआत में, तो मुझे बोल दिया था कि your lips are too big, your nose it's too big. So it's on your face. It's on your face that they tell you that you are not good enough, you are imperfect. All I want to say is that whatever we are just beautiful. We are perfect in ourselves. We just need to find it. We just need to accept ourselves first and love ourselves first. That's what we were talking in the car when we were coming. Sir ne kaha ki it starts with loving yourself first. So when you will accept your preferences, the way you look, the way you think, I think it will be, you will see beauty within and you will see beauty in every single person. नितिश, आप तो लुक्स आपकी बहुत अच्छी हैं, ये तो सब आपको वैसे ही बोलते होंगे, लेकिन क्या आप जैसे उन्होंने बताया, जब आप जाते हैं अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है, वहाँ लुक्स का कुछ होता है या फिर आपका काम, आप कितना अच्छा एक्ट करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए? मैम, लुक्स बिल्कुल ज़रूरी नहीं होती. आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे, so let me tell you, as an actor, there must be so many actors here. As an actor, you will face the most rejection ever possible, but that makes you very thick-skinned, and you just have to be ready for that. और looks, ma'am, looks की कोई बात नहीं है. Looks will fade away eventually, but at the end of the day, it's your craft,
that will get you more work, and if you can keep working on your craft and keep getting better as an artist, then all the more better. राकेश सर, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जाना चाहते हैं, आगे परस्यू करना चाहते हैं फिल्म डायरेक्शन, तो आप उनको क्या टिप्स दे सकते हैं? कौन कौन डायरेक्शन करना चाहता है? 1 2 3। ये लोग सब कुछ करना चाहते हैं। तो करो ना, उसमें एडवाइस की क्या जरूरत है? अरे सबसे आसान चीज़ है लाइफ में यार डायरेक्ट करना। एक कहानी लिखो और उसको थोड़े डायलॉग डालो और एक आईफोन उठाओ और जाके शूटिंग शुरू कर दो। और किसी भी अपने थिएटर के दोस्तों के साथ जो एक्टिंग के स्टूडेंट हैं, डायरेक्शन का बड़ा सिंपल है। जिस स्कूल से मैं आता हूँ, अगर आपके काम में कुछ आवाज़ होनी चाहिए, यू वांट टू, आप कुछ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, आपका काम जब कोई देख रहा है, सुन रहा है, आपकी कविता पढ़ रहा है या आपकी फिल्म देख रहा है, तो है क्या? तो अगर वो हो रहा है तो आप डायरेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो आप एक और नौकरी कर रहे हैं, फिर आप एक और स्टार वाली फिल्म बना रहे हैं, कुछ पैसे बना रहे हैं। फिर मेरे से डायरेक्शन के बारे में मत पूछो, बोलो पैसा कैसे बनाते हैं, फिर हम पैसे वाली बात करेंगे। बट इफ यू रियली वांट टू से समथिंग थ्रू योर वर्क, दैट इज़ व्हाट अकॉर्डिंग टू मी डायरेक्शन इज। एक बहुत बढ़िया कविता है पाश की, कितनों ने पाश पढ़ी है? हाँ, ये 2 तो डायरेक्टर बनेंगे इधर ना। नहीं तो पाश को पढ़िए, उसमें वो है कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, झूठ और मक्कारी की रोटी सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना गलत तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना गलत तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। घर से निकलकर सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। घर से निकलकर काम पे जाना, काम से लौटकर घर पे आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। क्या बात है। और लास्ट में ओम से पूछना चाहती हूँ, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? एक्टर ही बनना चाहते हो कुछ और? एक्टर ही बनना चाहता हूँ मैं। आप बचपन से ही एक्टिंग करते रहे हो क्या? हाँ मतलब क्योंकि अभी आप बहुत बड़े लग रहे हो मुझे, तो बचपन से इसीलिए मैं बात कर रही हूँ। जब आप बहुत छोटे थे। हाँ, जब शूट कर रहे थे तब मैं 8 इयर्स का था और अभी 10। और ऑडिशन दिया था आपने? हाँ, इसका ऑडिशन दिया था। और पहली बार में सिलेक्ट हो गए थे? अब वो तो सर को पता। हो गए थे सिलेक्ट पहली बार में? या बहुत सारे बच्चे फिर आए थे एक राउंड के लिए, फिर आपका एक और राउंड हुआ, फिर फाइनल आप हुए, ऐसा कुछ था? एक ही राउंड में हो गए थे ना? अच्छा, उसको नहीं पता। मेरे को सपना आया, सपने में ओम आया। मैंने इसको ढूंढा, बाहर निकल के घर से आवाज़ लगाई, ओम 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 ओम। ओम आ गए मेरे आगे और हमने फिल्म बनाई। अच्छा, सपने में आए थे यार तुम। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का। एंड वी रियली होप कि आपकी फिल्म बहुत अच्छा करे, एक इतने अच्छे सोशल मैसेज के साथ है। और ऐसी फिल्में, क्योंकि आजकल मीनिंगफुल सिनेमा का समय आ गया है और लोग अब मुझे लगता है वो बेसिर पैर की फिल्म से हटकर अब जाते हैं थिएटर में, पैसा खर्च करके जाते हैं, देखना चाहते हैं ऐसी फिल्में जिसमें कुछ निकल कर आए।